So yesterday we have studied about the atmosphere. Okay, we have studied about the different layers of atmosphere. Okay, so now we are going to study about the another most important topic, the greenhouse effect. Okay, then we are going to study about the global warming, their causes, their impact, and so on. Okay, so first we are going to study about the greenhouse effect. Okay, अब greenhouse effect समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि greenhouse होता क्या है, what is greenhouse. ओके अब ग्रीन फॉर एग्जांपल हमारी तो हॉट कंट्रीज है. ओके फॉर एग्जांपल जो कोल्डर कंट्रीज होती है, कोल्डर कंट्रीज में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम रहता है. ओके सो अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो बेसिकली प्लांट्स वहां ग्रो नहीं कर पाएंगे. ओके मींस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो रहेगा. सो बेसिकली कोल्ड कंट्रीज में फार्मर्स क्या करते हैं, बेसिकली एक रूफ बना देते हैं, ग्लास का एक रूफ बना देते हैं, जिससे क्या होता है, जिसके अंदर बेसिकली प्लांट ग्रो किए जाते हैं. ओके इस रूफ के अंदर ये ग्लास का एक रूफ रहता है जिससे सनरेज क्या होती है, पेनिट्रेट करती है, इसके अंदर आती है एंड एक सुटेबल टेम्परेचर मेंटेन रहता है. ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज सनरेज आएंगी बट वापस नहीं जा पाएंगे, स्लोली रिलीज होंगी. ओके अगर स्लोली रिलीज आउटगोइंग जो रेडिएशन होगी स्लोली रिलीज होगी एंड अगर स्लोली रिलीज होंगी तो बेसिकली यहाँ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहे रिक्वायर्ड होगा जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ होगी. मींस आउटसाइड टेम्परेचर क्या है, लो है और इधर क्या है, ऑप्टिमम है. ओके दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस. ओके ग्रीन हाउस यही है. सो बेसिकली ग्रीन हाउस कहां होता है, कोल्डर कंट्रीज में होता है. क्यों होता है, जस्ट बिकॉज टू ग्रो प्लांट्स, क्योंकि वहां टेम्परेचर कंडीशन सुटेबल नहीं होती है. गॉट इट. सो सेम जो अर्थ है, अर्थ का जो ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के कारण भी अर्थ भी एक ऐसा ग्रीन हाउस वर्क करती है. क्योंकि क्या होता है, बेसिकली अर्थ को मेंटेन गर्म रखने के लिए ओजोन लेयर रिक्वायर्ड होती है. क्यों, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो बेसिकली क्या होगा, अर्थ एक फ्रोजन प्लेनेट होगा. ओके यहाँ टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होती है वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होगी और यहाँ लिविंग फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ओके सो अब डिटेल में समझेंगे. फर्स्ट द मीनिंग ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ naturally occurring phenomena that blanket the earth atmosphere and warms it, maintaining temperature suitable for living things to survive. समझ में आया. सो बेसिकली ये क्या करता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करता है दैट इज सुटेबल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रीन हाउस क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है कि बेसिकली यहाँ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा जिस पर लिविंग फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं. ओके सो अब हम देखेंगे कि बेसिकली होता कैसे है ग्रीन हाउस इफेक्ट. वी हैव स्टडीड. सो बेसिकली एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं. फॉर एग्जांपल CO2, देन कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, देन वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर, देन N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O. ये सारी गैसेस बेसिकली क्या करती हैं, ये सारी गैसेस जो अर्थ, ये अर्थ है. ओके अर्थ पर सनरेज आ रही है, अर्थ पर सनरेज आ रही है, ये सन है. ओके ये सन है, ये सनरेज यहां पर आ रही है और अब जब इससे आउटगोइंग रेडिएशन, ये रेस टकराने के बाद जब वापस जाती है तो बेसिकली ये क्या करती है, दीज गैसेस लाइक CO2, N2O एंड वाटर वेपर, ये सारी गैसेस बेसिकली दीज आर एब्सॉर्ब्ड बाय द दीज गैसेस. ये जो रेडिएशन है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इनको कौन एब्सॉर्ब करता है, CO2, वाटर वेपर, N2O. ये सारी गैसेस क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है. ओके एंड जस्ट बिकॉज एब्सॉर्प्शन ऑफ दीज गैसेस बेसिकली अर्थ क्या रहता है, गर्म रहता है. ओके अगर ये गैसेस ना हो तो अर्थ क्या होगा, एक फ्रोजन प्लेनेट होगा. बिल्कुल. सो बेसिकली ये इनको क्या एब्सॉर्ब कर लेती है एंड एब्सॉर्ब करेंगे तो बेसिकली हीट अप होंगे. तो बेसिकली अर्थ पर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रहता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल. सर्वाइवल के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो ये सारी गैसेस मेंटेन करती है. बट
अब प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली पहले क्या था, एक बैलेंस मेंटेन था, दैट इज इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग रेडिएशन के बीच में, ओके। बट अब यहाँ जो ये सारी गैसेस है, स्पेशली CO2, इनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो रहा है, ओके। अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो मींस ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको और ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, एंड और ज्यादा अगर एब्जॉर्ब करेंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ओके, गॉट इट। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऑल्दो ग्रीन हाउस इज फेवरेबल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, ओके, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दीज गैसेस, just because increasing concentration of these gases, basically ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड इससे अर्थ की हीटिंग हो रही है, गॉट इट। एंड अर्थ की हीटिंग को हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, okay, so we are going to study about the global warming. First इतना समझ में आया, next we are going to study about the greenhouse effect, okay. So in greenhouse effect means what are the reason behind the greenhouse effect, okay. So first reason is water vapor, CO2, CH4, CO2 that is carbon dioxide, CH4 methane, N2O nitrous oxide, then fluorinated gases, fluorinated में आ जाएगा HFCs, CFCs, okay, and black carbon that is soot, okay, soot है और ये क्या रहता है, ये गैस नहीं है, ध्यान रखना, ये सॉलिड होता है, ओके। सो ये सारे रीजन है कि इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इनका एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में रहेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के लिए हार्मफुल नहीं होगा, बट अगर इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो बेसिकली क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग होगी अर्थ की, एंड हीटिंग ऑफ द अर्थ दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, ओके। सो फॉर एग्जांपल वाटर वेपर, CO2, CH4, मीथेन के बहुत सारे सोर्सेस है। फॉर एग्जांपल जो ये नेचुरल गैस प्रोडक्शन होता है, ओके, देन यू कैन से बायोगैस प्रोडक्शन, देन पैडी फील्ड से भी मीथेन रिलीज होती है, पैडी फील्ड्स धान की खेती जो किसान करते हैं बेसिकली उससे भी मीथेन रिलीज होती है, ओके, एज वेल एज कोल की जब माइनिंग होती है उससे भी मीथेन रिलीज होती है। सो बहुत सारे सोर्सेस है मीथेन के, ओके। सो इन सब की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है अर्थ की, एंड हीटिंग ऑफ अर्थ दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो एज पर द IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, okay, IPCC intergovernmental panel on climate change, as according to IPCC 72% of the global warming means 72% पूरे ग्लोब की जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, these are just because of three gases, that is carbon dioxide, methane and nitrous oxide, okay, ये आपको ध्यान में। So next we are going to study about the global warming, okay, global warming के बारे में हम पढ़ेंगे। What do you mean by global warming? हमने बहुत सारी जगह देखा है, न्यूज़ में पढ़ा है, टेलीविजन में देखा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओके। सो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग सिंपली मींस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ओके, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल लेवल, ओके, अर्थ का टेम्परेचर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उससे कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बेसिकली लाइफ ऑन द अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल, ओके। अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे? एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। क्यों एक्सटिंक्ट होंगे? जस्ट बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमने पढ़ा है लाइफ फॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम वाटर, ये सारी चीजों की न्यूट्रिएंट इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर इनमें किसी में इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। सो ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ओके, दैट्स इट, इतना।
इतना ध्यान रखना है कि अर्थ का गर्म होना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अब ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है? ओके, सो बेसिकली अर्थ जो है, अर्थ हमने पढ़ा था, अर्थ की जो ये ट्रोपोस्फेयर होती, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, वहां एक इंपॉर्टेंट लेयर पाई जाती है, दैट इज नोन एज ओजोन। ओके, ओजोन लेयर पाई जाती है। सो बेसिकली ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आते हैं उनको अर्थ पर पेनिट्रेट करने से रोकती है। मींस इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मींस एक ये शील्ड का काम कर रही है। ओके, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ एक लेयर हो गई और उस लेयर को ओजोन हम बोल रहे हैं, और वो क्या कर रही है, जो सन रेज हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, उनको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। एक तो ये, सेकेंड ये क्या कर रही है, अर्थ को हीट अप करने में हेल्प कर रही है। मींस ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर, क्यों एक जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में ये हेल्प कर रही है। अगर यहाँ ओजोन लेयर नहीं होगी तो अगेन मैंने बताया अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन की लेयर की वजह से अर्थ बिहेव्स लाइक अ ब्लैंकेट। ओके, सो बेसिकली ये क्या करती है, अर्थ को एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है, एज वेल एज इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओके, ओजोन। सो ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। एक ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में भी पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, एंड उसको क्या बोलते हैं, बैड ओजोन। ओके, उसको क्या बोलेंगे, बैड ओजोन। क्यों बैड ओजोन क्यों बोल रहे हैं इसको, जस्ट बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। ये फॉग जो बनते हैं ना अर्थ सरफेस पर, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड ओजोन। गॉट इट? सो गुड ओजोन कहां बनती है, दैट इज इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, ओजोन की फंक्शन समझ में आ गई। ओके, सो अब क्या हो रहा है, बेसिकली इसकी थिनिंग हो रही है ओजोन की, जस्ट बिकॉज ऑफ यू कैन से ह्यूमन एक्टिविटीज बोथ। अब ये ग्लोबल वार्मिंग के दो कॉजेस है, एक नेचुरल भी है और एक मैन-मेड भी है। मैन-मेड एज वेल एज नेचुरल। अब नेचुरल कॉजेस क्या है, फॉर एग्जांपल वोल्केनिक इरप्शन, ये सब जो हो गया, ये सारे रीजन जो है नेचुरल, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, दीज आर नेचुरल, वेयर एज मैन-मेड, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, दीज आर मैन-मेड। ओके, सो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, ये अर्थ की जो ओजोन लेयर है इसकी थिनिंग हो रही है। अगर ये ओजोन लेयर जितनी ज्यादा थिन हो जाएगी तो वो क्या करेगी, अल्ट्रावायलेट रेस जो अर्थ पर पेनिट्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं वो अब और ज्यादा पेनिट्रेट होंगे। क्यों, जस्ट बिकॉज यहाँ इसकी लेयर जो है वो थिन हो जाएगी, एंड अगर अब लेयर थिन हो गई तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। गॉट इट? क्यों, क्योंकि अल्ट्रावायलेट यहाँ आएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ओके, बिकॉज ये CO2 ये सारी गैसेस क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को। गॉट इट? सो आपको इतना ध्यान रखना है कि बेसिकली ओजोन लेयर वर्क एज अ शील्ड, वो अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। गॉट इट? इतना ध्यान। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉजेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि ओजोन डिप्लीट क्यों होती है। सो एज सच वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट रीजन। ओके, देयर आर मेनी रिसर्च which are going on. Okay, so as such हम किसी एक पर नहीं बोल सकते, किसी एक रीजन और नहीं बता सकते कि ओजोन क्यों डिप्लीट हो रही, बट यस देयर आर सर्टेन रीजंस। फॉर एग्जांपल there is release of certain chemicals in the atmosphere. कुछ chemicals की वजह से basically atmosphere में रिलीज होते हैं एंड वो क्या करते हैं, ओजोन से रिएक्ट करते हैं एंड उसको डिप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs, CFCs, HFCs, ये सारे हो गए। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ओजोन लेयर को थिन करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, सो बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आते कहां से, एरोसोल स्प्रे
ओके, एरोसोल स्प्रे होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें कूलिंग मटेरियल की तरह ये यूज होता है। सो बेटा ध्यान रख ले, रेफ्रिजरेटर में अगर वो प्रेजेंट होते हैं, मींस जब तक वर्किंग कंडीशन में रेफ्रिजरेटर होती है तो HFCs उससे रिलीज नहीं होते, ओके। जब वो खराब हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो तब जाके उससे HFCs रिलीज होती हैं, गॉट इट। So certain chemicals like HFCs, second is burning of the forest fuel, okay। रूरल एरियाज में बेसिकली जो फ्यूल यूज होता है वो क्या होता है, फॉरेस्ट फ्यूल होता है, लकड़ियां यूज करते हैं, ओके। फॉरेस्ट फायर भी होती है समटाइम्स। सो इन सब के कारण बेसिकली क्या होती है, बर्निंग, ओके, बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट फ्यूल की वजह से ओजोन डिप्लीट होती है। थर्ड इज एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस हमने पढ़ा है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है, CO2, मीथेन, N2O एज वेल एज वाटर वेपर। सो बेसिकली इनमें से जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, वो जो मेजर ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, CO2। CO2 इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस, ये ध्यान रखना, ओके। व्हिच इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस, CO2 is the major greenhouse gas, and also just because of burning of the fossil fuel, okay, fossil fuel means coal and petroleum, coal and petroleum की बर्निंग की वजह से भी क्या हो रही है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, ओके। सो ये सारे रीजन है डिप्लीशन ऑफ द ओजोन। फर्स्ट इज सर्टेन केमिकल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, देन burning of the forest fuel, emission of greenhouse gases, burning of the fossil fuels. So next we are going to study about the effects of the ozone depletion. Means अगर ओजोन डिप्लीट होगी तो उसके बाद क्या इफेक्ट्स होंगे, अर्थ पर क्या इफेक्ट्स होंगे, ओके। सो बेसिकली फेल टू एब्सॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी, if there will be depletion of the ozone layer, then it is not going to absorb the ultraviolet radiation, and as a result basically ultraviolet rays will penetrate into the earth surface, okay। So basically it is going to fail or you can say fail to absorb the ultraviolet radiation. Second, ultraviolet rays अब क्या करेंगी, reaches the earth surface and cause damage to the plant life, human being and also to the marine life, okay। अब ये अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ सरफेस पर आएंगी एंड अर्थ सरफेस पर ये प्लांट इकोसिस्टम को इफेक्ट करेंगी, ह्यूमंस को एज वेल एज मैराइन इकोसिस्टम को इफेक्ट करेंगी, ओके। क्यों, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस यू नो हार्मफुल होती है स्किन के लिए। स्किन के अगर कोई पर्सन डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो बेसिकली बर्निंग ऑफ द स्किन और यू कैन से डीएनए का डीनेचुरेशन होगा और अल्टीमेटली कैंसर होगा, ओके, गॉट इट। सो बेसिकली इट प्लांट लाइफ पर भी वो इंपैक्ट करेगा, ओके, एंड आल्सो यू कैन से मराइन लाइफ। मराइन लाइफ मींस मराइन इकोसिस्टम, फिशेस जो होती हैं, जो सीज में रहती हैं, जितने भी सी ऑर्गेनिज्म होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स होते हैं, ये सबकी डेथ होगी, ओके। सो क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ यूवी रेज, ओके। सो स्किन कैंसर होगा, इन्फेक्शियस डिजीज होगा अगर हम डायरेक्ट यू कैन से अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में अगर आ जाएंगे। अब स्किन कैंसर मैंने बताया डीएनए डीनेचुरेशन होगा और स्किन कैंसर होगा। इन्फेक्शियस डिजीज कैसे होगा, बेसिकली अगर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, अल्ट्रावायलेट रहेंगे तो बेसिकली क्या होगा, स्वेटिंग ज्यादा होगी, स्वेटिंग ज्यादा होगी तो फंगल इन्फेक्शन इन सब के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, गॉट इट। सो फोर्थ विल बी किलिंग ऑफ द प्लैंक्टन्स, ओके। अब ये प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मींस ये नेट आई से दिखाई नहीं देते। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं, वाटर्स पे, ओके, वाटर्स में प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली यहाँ क्या, ये दो टाइप्स के होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन, ओके। ज़ू मींस रिलेटेड टू एनिमल, फाइटो मींस प्लांट, रिलेटेड टू प्लांट, ओके। अब ये ज़ूप्लैंक्टन जो होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। क्यों, क्योंकि
फाइटोप्लैंक्टन ये ज़ूप्लैंक्टन्स का क्या है, फूड है। और ज़ूप्लैंक्टन्स का फूड कौन है, फिशेस, स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को कौन खाता है, बिग फिशेस और लार्ज फिशेस, बिग फिशेस। सो फाइटोप्लैंक्टन्स ये किस, फाइटोप्लैंक्टन्स पर कौन डिपेंडेंट, ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन पर स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस पर बिग फिशेस। मींस यहां एक मराइन इकोसिस्टम चल रहा है, मराइन इकोसिस्टम चल रहा है यहां। मींस यू कैन से जो मराइन इकोसिस्टम में जितनी भी फिशेस रहती हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका अल्टीमेटली फूड कौन है, प्लैंक्टन। सो अल्ट्रावायलेट रेस के कारण बेसिकली यहाँ प्लैंक्टन्स की डेथ होगी, एंड प्लैंक्टन्स की अगर डेथ होगी तो बेसिकली मराइन इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स करेगा। गॉट इट? सो इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, देयर विल बी किलिंग ऑफ द प्लैंक्टन्स। ओके, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन डिप्लीशन. So next we are going to study about the efforts to prevent ozone depletion. How we can prevent ozone depletion? हम ozone depletion को कैसे रोक सकते हैं? So पहला solution है, हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जो अदर केमिकल्स हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उनका यूज हमें खत्म करना पड़ेगा. देयर शुड बी पुट एंड टू द यूज ऑफ CFCs एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स. ओके, क्योंकि अगर इनका बैन नहीं होगा तो ओजोन डिप्लीट होते रहेंगे. एंड ऑल्सो इनकी जो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर गैसेस. दूसरी केमिकल्स के कंपैरिजन में इनकी जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल मींस कितना ज्यादा ओजोन डिप्लीट करेंगे. ओके, एंड इनका लॉन्गर ड्यूरेशन होता है. फॉर एग्जांपल ये 1200 से लेके सम अराउंड 3000 इयर्स तक ये रहते हैं एटमॉस्फेयर में. सो इनकी लॉन्गर लाइफ एज वेल एज लॉन्गर पोटेंशियल यू कैन से ओजोन डिप्लीट करने की. सो इन पर क्या करना चाहिए, देयर शुड बी बैन और यू कैन से हमें इनका यूज नहीं करना चाहिए. सेकेंड इज लिमिट प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग. ओके, हमें प्राइवेट व्हीकल ड्राइविंग लिमिट करनी चाहिए. लिमिट करने का मींस प्राइवेट व्हीकल हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए. हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर इंडिविजुअली अगर हम प्राइवेट व्हीकल ड्राइव करेंगे तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग बहुत ज्यादा होगी, एंड फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी. ओके, थर्ड इज अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स. अब पेस्टिसाइड्स में भी ये केमिकल्स ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स होते हैं, तो हमें उनका भी यूजेस कम करना चाहिए. अवॉइड यूजिंग, अब हम पूरी तरह तो कम नहीं कर सकते, बट यस हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं जहां कोई भी केमिकल रिक्वायर्ड नहीं होता है. ओके, देन देयर शुड बी बैन ऑन द यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड पर बैन होना चाहिए क्योंकि ये भी एक you can say ozone layer को deplete करता है. Then next is there should be stringent regulation for the rocket launches. Rocket launches के लिए बहुत stringent regulation हमें develop करना चाहिए so that कि basically जो rocket जो बहुत ज़्यादा emissions release करता है, so उससे भी you can say ozone deplete होती है. Okay, so these were the efforts. Okay.